हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर इस यूनिट से क्वेश्चंस आने होंगे तो इस वाले वीडियो से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप अगर ऐप पे हमारे जाके मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क आपको पूरा प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे आप मॉक्स दे सकते हैं और अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं तो वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। सारे PDFs वहीं पे अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन सेशन को। आज के हमारे सेशन में हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ PYQs और कुछ EMCQs यानी एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2, 3 या 4 सारे ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी? स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य क्या हैं? हमने SDGs पढ़ा था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसने सस्टेनेबिलिटी के लिए जो प्राइमरी गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी जो प्राथमिक लक्ष्य कौन से हैं इनमें से? पहला है गरीबी और भुखमरी खत्म करना। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बेहतर मानक, विशेष रूप से पानी की गुणवत्ता और बेहतर स्वच्छता से संबंधित। तीसरा है लैंगिक समानता प्राप्त करना, यानी जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना। और चौथा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रमोटिंग जॉब्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, नौकरियों और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए सतत आर्थिक विकास। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन इनमें से सही हैं? क्या एक ऑप्शन सही है या फिर इनमें से मल्टीपल ऑप्शन सही हैं? आपको यहाँ पर गेस करना है। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर्स अपने चूज कर लिए होंगे। देखिए, सबसे पहले पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन्ड है, आपको भी मालूम है ये चीज़। दूसरी चीज़ है बेटर स्टैंडर्ड के एजुकेशन को और हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना, वाटर की क्वालिटी बेटर हो, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई स्वच्छता बेहतर हो और पानी की जो गुणवत्ता हो वो बेहतर हो, पीने का पानी अच्छे क्वालिटी का अवेलेबल हो। तो बी भी सही है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी SDG में बात किया गया है, तो ये भी सही है। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जॉब्स को प्रमोट करते हुए और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज बनाने के लिए, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तो इसके बारे में भी बात किया गया है। तो यानी ये A, B, C एंड D चारों ही ऑप्शन सही है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, सस्टेनेबिलिटी क्या एम करता है? एक बैलेंस क्रिएट करना। किसके किसके बीच में? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबींग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फिजिकल वेलबींग, मतलब आपके हेल्थ से रिलेटेड। इन सभी में अगर एक बैलेंस क्रिएटेड है तो इसको हम सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। हम सस्टेन कर सकते हैं अपने लाइफ को भी और अपने इन्वायरमेंट को भी। और देखिए, इसमें पॉवर्टी और हंगर सभी आ जाते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की भी बात आ जाती है और हेल्थ केयर भी बेहतर होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी भी सही होना चाहिए, जिसमें कि जो लैंगिक समानता है, जिसमें बराबर परस्पर मौका मिले, किसी भी जेंडर या थर्ड जेंडर के लोग हों या फिर कोई वुमेन हो या मेन हो, सबको इक्वल चांस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी हमारी अर्थव्यवस्था हो वो बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़े, ना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रिसोर्सेज का और ना अंडर डेवलपमेंट हो आपके कंट्री का। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो देखिए, आपको बार बार बताया गया है, मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। SDG में कितने गोल्स होते हैं? तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है कितने टारगेट होते हैं, है ना, या फिर इंडिकेटर्स पूछ सकता है कितने होते हैं। तो एक बात याद रखिए, देखिए 17 गोल होते हैं, आपको मालूम है ना। 17 गोल्स होते हैं। MDG में 8 गोल्स, ये MDG में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो सन 2000 में आया था, और 2015 में जो इसको चेंज करके और SDG में कन्वर्ट किया गया, ट्रांजिशन किया गया, इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। तो याद रखिएगा 169 टारगेट्स और 17 गोल, तो ये C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से गोल हैं? तो याद रखिएगा, पहला गोल नो पॉवर्टी, दूसरा गोल जीरो हंगर, तीसरा गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन चौथा, जेंडर इक्वालिटी पांचवा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन छठा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सातवां, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आठवां, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नौवां, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी 10वां, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11वां, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन 12वां, क्लाइमेट एक्शन 13वां, लाइफ बिलो वाटर 14वां, लाइफ ऑन लैंड 15वां, पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस 16वां। ये हमारा 17वां गोल है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो ये सारे 17 SDG हैं। आप इनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा,
जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ये 17 गोल आपको ऑर्डर में, याद रखिएगा, सीक्वेंस, ऑर्डर, इसमें आपको याद करना होगा, क्योंकि ये बार बार सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आपसे बिल्कुल ही सीक्वेंस में पूछ दे कि बताइए कि गोल नंबर इसमें 7 कौन सा है, 8 कौन सा है, 9 कौन सा है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए। तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लक्ष्य और उद्देश्यों का सतत विकास के साथ सहलाभ है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव को बेनिफिट्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताइए कि ये जो 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो कौन से मैच करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उससे ये अपने बेनिफिट शेयर करते हैं। जैसे क्लाइमेट एक्शन हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से गोल्स ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं एसडीजी से, इनमें से कौन कौन से बेनिफिट ऐसे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में भी बात किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 13वां गोल है, 13th गोल, याद रखिएगा 13th गोल, ये बात करता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। तो आपको नंबर से याद होना चाहिए, ये बिल्कुल आप चाहे जैसे भी याद करें, चाहे आप इसको रट जाएं, लेकिन गोल नंबर के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट उसका जो नेमिंग है वो याद रखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो क्लाइमेट एक्शन ये 13th गोल है। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये गोल नंबर 4 है, 4th गोल। और क्वालिटी एजुकेशन के अंदर ही जो हमारे एनईपी में नए नए चेंजेस किए गए हैं, जैसे ECCE लाया गया है, फिर 5+3+3+4 लाया गया है, फिर मल्टीलिंगुअलिज्म, अलग अलग भाषाओं में जो पढ़ाया जा रहा है वो लाया गया है, या फिर अलग अलग भाषाओं का आपके पास ऑप्शन होगा, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये लाया गया। तो देखिए कैसे लिंक करके आपको पढ़ना है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पर कुछ और पढ़ रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल इशूज़ के ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको हायर एजुकेशन से रिलेट करके भी मैंने आपको बता दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, अगर उससे भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेट करके बताया। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, चीज़ों को रिलेट करके समझना है, तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। जेंडर इक्वालिटी जो तीसरा है, तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में गोल नंबर 5 में बात किया गया। 5th गोल है जेंडर इक्वालिटी, ये एसडीजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये गोल नंबर 9 है हमारा। तो ये सारे ही जितने हैं ये सारे सही आंसर होंगे, क्योंकि सभी के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बात किया गया है। तो ये ABCD करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के प्रमुख घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें बताइए कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही इनका प्राइमरी रोल है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो आपको बस ये देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए आप क्या क्या एम कर रहे हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे आपके प्रेजेंट नीड्स, जो आपकी आज की ज़रूरतें हैं, प्रेजेंट नीड्स, ये भी पूरी हों, लेकिन प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को, फ्यूचर जनरेशन नीड्स। तो आप अपने प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा कर लो, आज की जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर लो, और इसके साथ साथ जो भविष्य में आने वाले आपकी जनरेशन है उसकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखो आप। तो इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के लिए इन चारों घटकों में से बताइए कि कौन से मेन जो कंपोनेंट्स हैं इसके। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है आपको तो आर्थिक विकास भी आपका सही होना चाहिए, और अगर आप सभी दिशाओं में डेवलपमेंट करेंगे और अपने पर्यावरण को बचा के भी रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ करना है लेकिन आपको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है, इनोवेशन करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट अगर आप ऑपरेशंस कर पाएंगे तो कम से कम खपत होगा, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और बेटर बनेगा और ज़्यादा अच्छा होगा। फिर सोशल इंक्लूजन, देखिए समाज के सभी तबके के लोगों को आप अपने कंट्री में उतना ही महत्व दें। जो नीचे हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको भी आप उतना ही महत्व देंगे जो अपर क्लास के लोग हैं उनको जितना आप देते हो। तो यानी सोशल इंक्लूजन का मतलब हो गया कि उन सभी लोगों को इंक्लूड करके आप चलें, पॉलिसीज़ बनाएं तो उसमें सबका बेनिफिट हो। तो ये भी आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। पर्यावरण संरक्षण, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो मेन कंपोनेंट पर्यावरण संरक्षण भी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है, तो ये भी आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, जो कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप देखें रसिया और यूक्रेन, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है दोनों में, है ना, राजनीतिक स्थिरता नहीं है यहाँ पे।
लेकिन इसके बावजूद रसिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसकी इनर स्टेबिलिटी बेहतर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का उतना लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य हैं? बहुत अच्छा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है और ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से हैं? पहला है रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी मातृ मृत्यु दर को कम करना। दूसरा है एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, एड्स, तपेदिक और मलेरिया की महामारी को समाप्त करें। तीसरा है अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना। और चौथा है इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करें। बताइए इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं? अब हमारे पास 17 गोल होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और इसमें कुछ गोल्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो बताइए कि कौन से इनमें से हैं, इन चारों में से? देखिए, अगर हम बात करें रिड्यूस्ड मैटरनल मोर्टेलिटी की, जो मातृ मृत्यु दर को कम करना है, जहाँ पर जो भी माएँ हैं तो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार इन्फेक्शन से हो जाता है, कई बार सही दवाइयों तक पहुँच ना होना, सही हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होना। तो ये तो आएगा आपके हेल्थ वाले गोल में, तो ये होगा, ए तो होगा ही होगा। और हेल्थ वाला गोल मतलब थर्ड गोल, याद रखिएगा। थर्ड गोल जो है ना आपका, वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो तीसरे गोल में ये ए आ जाता है। दूसरा है एंड द एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, यानी जो एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो टीबी है और जो मलेरिया है, ऐसे रोगों को ख़त्म कर देना, ये भी आपके हेल्थ वाले में आता है, तो ये भी होगा। इसके बाद जो अगला है अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हो, सभी के पास जो हेल्थ की बेहतर सुविधाएं हैं वो पहुंच हो, गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो, ये भी आपके थर्ड गोल में आता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब यहाँ पर गलती कहाँ आप कर सकते हो? देखिए, इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करें। तो इसमें कई लोग सोचेंगे कि भाई सेफ़ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि हेल्थ में ज़रूरी आता होगा, लेकिन यहीं पे आप गलती कर दोगे, ये हेल्थ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन इसके लिए एक अलग गोल बना हुआ है और उसका नाम है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो आपका गोल नंबर 6 है। याद रखिएगा, गोल नंबर 6 के जरिए ये आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसीलिए ये जो गोल नंबर 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके अंदर नहीं आएगा और इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पीपीटी के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कर चुका हूं, तो जब आपको पीपीटी मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा, तो इस पीडीएफ के एंड में सारे आंसर्स होंगे, तो ज़्यादा आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ वो आ नहीं पाता, क्योंकि मैं आपको टैब से पढ़ाता हूँ, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने आंसर्स इंक्लूड कर दिए हैं लास्ट में इस पीडीएफ के, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। निम्नलिखित में से कौन सी पहल टिकाऊ शहरों और समुदायों को प्राप्त करने में योगदान दे सकती हैं? ऐसे शहर हों जो सस्टेनेबल हों, जो कि रिसोर्सेज को उतना ही यूटिलाइज कर रहे हों जितना ज़रूरत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? तो देखिए, पहला अफोर्डेबल हाउसिंग, किफ़ायती आवास। अगर आवास अफोर्डेबल होगा तभी तो सबको पक्का मकान मिल पाएगा, तभी तो सभी लोग सेफ्टी से रह पाएंगे। कम से कम जो हाउसिंग हो वो अफोर्डेबल हो। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है, तो क्यों चलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चलता है, बहुत सारे शहर में बहुत कम दाम में फ्लैट्स अवेलेबल कराए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर रही है और चाह रही है कि सबके पास अपना एक छत हो, पक्का मकान हो। तो ए हो जाएगा सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी बनाने के लिए, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों से हमें निजात पाना है। फिर दूसरा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी सही है। देखिए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर होगा तो इससे क्या होगा कि आदमी अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो कम से कम इस्तेमाल करेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली मेट्रो। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो लाइफ लाइन है दिल्ली की, और दिल्ली के हर एरिया को कनेक्ट करता है। बहुत एक्सटेंसिव इसका मेट्रो नेटवर्क है।
इस वजह से बहुत सारे लोग अपना पर्सनल व्हीकल या तो यूज़ नहीं करते हैं या ख़रीदते नहीं हैं, और इससे भी ओवरऑल जो पोल्यूशन होगा शहर में वो कम हो रहा है, एयर पोल्यूशन। तो यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक पे चलता है पूरा मेट्रो, तो वो भी एयर पोल्यूशन नहीं करता है। फिर इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग यानी समावेशी शहरी नियोजन, ऐसा अर्बन प्लानिंग हो जिसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोग शहर में रह रहे हैं, गरीबों के लिए भी व्यवस्था हो, और सरकार इस पे काम करता है। जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है वो गरीबों के लिए ही मेनली होता है ना। तो अर्बन प्लानिंग ऐसे तरीके से हो कि सभी तबके के लोग वहाँ पर इंक्लूडेड हों, इंक्लूसिव यहाँ पर व्यवस्था हो, यानी समावेशी तरीके से सबको शहरों में रहने का, और क्योंकि रोजगार शहर में मिलता है और सभी लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, तो या तो आप गाँवों में पूरा बेहतर कर दो सर्विसेज, या फिर शहरों में उनके रहने के लिए अच्छा व्यवस्था दो, नहीं तो फिर वो फुटपाथ पे और इधर उधर लोग सोते हैं और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये भी आ जाएगा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में। अब इसके आगे एक्सटेंसिव अर्बन स्प्रॉल, मतलब व्यापक शहरी फैलाव, तो ये जो है सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी में नहीं आएगा। देखिए, अगर एक्सटेंसिव अर्बन स्प्रॉल होगा, बहुत ज़्यादा शहर को बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि रिसोर्स कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसोर्सेज यूज करेंगे, और इससे भी जो पर्यावरण है वो डिग्रेड होगा, और ये तो काउंटर प्रोडक्टिव या फिर सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ए, बी एंड सी ओनली हो जाएगा, है ना। तो ए, बी एंड सी ओनली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको गोल में देखो तो गोल नंबर 11, देखिए मैं साथ साथ में आपको गोल क्यों बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। गोल नंबर 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में, ये गोल नंबर 11 है। तो एक एक नाम से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए कौन सा गोल क्लाइमेट से रिलेटेड है एसडीजी में। तो गोल नंबर जो 13 है ये क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। गोल नंबर 13, तो याद रखिएगा गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे मेजर्स हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम यूज़ करके और क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को हम उसका सामना कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं। पहला है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करके, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्या है, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जितने भी हैं वो हो गए, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके अलावा जो सरफेस लेवल ओजोन है वो हो गया, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारे गैसेज के एमिशंस को कम करेंगे हम, और इसके लिए या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करें, और या फिर सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएं। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके बिल्कुल ये सही है, इससे हम क्लाइमेट चेंज को ज़रूर सामना कर सकते हैं। फिर रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके उसको बढ़ा के, नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसका उपयोग अगर हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हम एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी, जो ऐसे एनर्जीज़ हैं। और ख़ास तौर से अगर देखें तो मेनली अगर हटा दो ये, तो सोलर और विंड में तो ज़्यादा घरों में यूज़ नहीं हो पाता, लेकिन सोलर एनर्जी और इसको सरकार बहुत प्रमोट भी कर रही है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही यूपी गवर्नमेंट के साथ टाटा ने मिल के और घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। और घर घर सोलर अभियान, अभी आपको इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप करंट अफेयर्स से भी अवगत रहिए जो हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में चलता रहता है। तो घर घर सोलर अभियान से बहुत कम रेट में जो सोलर पैनल्स हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं, इसके साथ साथ बैटरीज अवेलेबल कराई जा रही हैं ताकि लोग खुद को सस्टेन कर पाएँ, बाहर से बिजली खरीदने की आवश्यकता ना हो, खुद बिजली जो है अपने घर के लिए उतना बिजली अब बना पाएँ। और इसीलिए एनहेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस इसका अगला करेक्ट आंसर ये भी होगा। फिर हम देखें तो प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, यानी अगर हम जो ऊर्जा दक्षता है उसको बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंट ऑपरेशंस बनाएं। फॉर एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी ही है, तो सोलर एनर्जी में अभी एफिशिएंसी जो है 10% के आसपास है। आप जितना सोलर एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो उसका 10% वो प्लेट्स जो है वो कन्वर्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर कर पाते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ा दें, 10% के ऊपर ले जाएँ, 15-20 करें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना भी अगला पॉइंट हो जाएगा। और इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई करके क्या आप क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं? ये तो उल्टा हो गया, वनों को कटाई करके नहीं बल्कि इंक्रीजिंग अगर एफॉरेस्टेशन होता तो वो जरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाता, तो ये नहीं होगा, यानी इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर क्रूशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सतत आर्थिक विकास हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है? पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है सर्विसेज और चौथा है टूरिज्म, यानी कृषि, उद्योग, सेवाएं और पर्यटन। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो सतत आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, तो देखिए एग्रीकल्चर में आप
ऐसे तरीके से एग्रीकल्चर करें कि आप सस्टेन कर पाएँ। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो सोलर पावर को यूज़ करके और मोटर्स यूज़ करना। फिर तीसरी चीज़ हो गई कि कम से कम, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप वैसे ही पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पा सकते हैं। और देखिए, वनों की कटाई किए बगैर एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना, एक बैलेंस में एग्रीकल्चर करना। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्थिक विकास में। और वैसे ही भारत तो एक एग्रेरियन इकोनॉमी ही है। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब क्या है? कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर तो होगा ही। इंडस्ट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने इंडस्ट्रीज़ सेटअप होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगा। लेकिन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इन इंडस्ट्रीज़ को स्टैंडर्ड्स के थ्रू ऑपरेट करवाना होगा। एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय करना होगा कहाँ पर इंडस्ट्री सेट होंगे, उनमें उनको कितना आप अलाउ कर रहे हैं, कितना एयर पोल्यूट कर सकते हैं, और अगर वो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो ट्रीट करके जो है वो उसमें से जो भी फ्यूम्स निकले वो ट्रीटेड निकले, जो उनके वाटर वेस्ट निकले वो ट्रीटेड तरीके से निकले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तीसरा है सर्विसेज। तो देखिए, सर्विसेज जो भी, इंडिया तो सर्विसेज के मामले में नंबर 1 है। और सर्विसेज में क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल, जैसे आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ TCS क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। फिर विप्रो, ये सभी सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदेशों तक। और इसीलिए सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री है। यहाँ पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेके और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस तक सारी सर्विसेज जो है बहुत अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक हब है हमारे यहाँ, और ख़ासतौर से बेंगलुरु यहाँ पर हब है इसके लिए। तो सर्विसेज भी होगा। और अगर आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो टूरिज्म पर्यटन को भी प्रमोट करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं और अगर उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम बाहर के जो टूरिस्ट्स हैं, क्योंकि उनसे हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। और हमें क्या करना है, हमें क्या ध्यान देना है कि ओवर टूरिज़्म भी ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारी चीज़ें जो हैं वो विदेशों तक पहुंच ना रही हूँ। तो टूरिज़्म इंपॉर्टेंट है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे तो वही जो है हमारे यहाँ अपने साथ साथ हमारे यहाँ का भी विकास होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे उतने ज़्यादा आपके यहाँ इनकम भी बढ़ने वाला है। क्योंकि सिर्फ वो आते हैं तो देखने के लिए कुछ नहीं आते हैं, साथ ही साथ आपके अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक चेन बन जाता है जिसके थ्रू हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा। तो यानी A, B, C और D ये सभी शामिल हैं इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनमें ये सभी सेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगला देखें तो 9th है, और 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन, है ना। तो बताइए कि वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख योगदान करता है। और इनमें चारों हो सकता है, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी यहाँ पर उत्सर्जन होता है, जितने भी गैसेस निकलती हैं या फिर जो वेस्ट निकलता है वाटर के रूप में भी, तो ये सारे ही कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। लेकिन अगर एयर पोल्यूशन के बारे में खास तौर से बात करें तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना धुआं, फ्यूम्स होगा, ये सभी एयर पोल्यूट करता है। और इसलिए इंडस्ट्रियल एमिशंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। औद्योगिक उत्सर्जन इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें तो देखिए, वाहन निकास, जो व्हीकल एग्जॉस्ट सिस्टम है जिसमें से धुआं निकलता है गाड़ियों में से या फिर गैसेस निकलती हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन करने में। और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए। जैसे पब्लिक बसेज हैं, पब्लिक ट्रेन्स हैं, पब्लिक मेट्रोज हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो व्हीकल एग्जॉस्ट। तीसरा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बिल्कुल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भी एयर पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा कि जो पराली जलाई जाती है, जो भी हमारे यहाँ रेजिड्यू होता है, क्रॉप रेजिड्यू जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने धान काट लिया और धान काटने के बाद क्या होता है कि जब उससे आप अनाज निकाल लोगे तो जो एक्स्ट्रा पुआल बच जाता है उसको हम क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं। और उसको कई बार किसान खेत में जला देते हैं और जिस वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन। और उसी एयर पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो है वो इस पराली को ख़त्म करने के लिए, इसको बायोडिग्रेड करने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो आप अगर अपने खेतों में डाल दोगे तो वो पराली सड़ेगा और खाद के रूप में काम करेगा। तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली एयर पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में और जो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है ना, वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी जब डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर वनों की कटाई होगी तो इससे बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होता था वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टली तो ये रिलेटेड नहीं है एयर पोल्यूशन से, लेकिन इनडायरेक्टली है। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और इसीलिए एयर पोल्यूशन के लिए इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन निकास और कृषि पद्धतियाँ करेक्ट आंसर होगा। A, B
एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम? जल प्रदूषण का जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, तीसरा है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स, चौथा है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन फिश। बताइए, जैव विविधता में कमी होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण का? दूसरा है खाद्य श्रृंखलाओं का विघटन होता है, ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होता है और मछली में विषाक्त पदार्थ का संचय होता है। अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो देखिए वाटर पोल्यूशन से जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी स्पीसीज़ भी कम हो रही हैं और उनके जो हैबिटेट है वो भी पूरा डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो यानी डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी तो होगा, जैव विविधता में कमी तो आ रही है, एक्वेटिक इकोसिस्टम नष्ट हो रहा है। दूसरा है कि खाद्य श्रृंखलाओं का विघटन क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब पॉल्यूटेंट्स जो है ना वो प्रे स्पीसीज़ को, ऐसे स्पीसीज़ जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ मछलियां हैं जो कि कुछ प्रेज को खा के और जिंदा रहती हैं, है ना, तो उसको अगर वो ख़त्म कर देंगी या फिर कोई प्रेडेटर है, जैसे कोई मछली है जो ख़त्म हो रही है, तो इससे क्या होगा कि या तो ये ख़त्म हो जाएगी तो ये बढ़ जाएंगे जिनका शिकार ये करके और अपना पेट भरती हैं, और या फिर ये ख़त्म हो जाएंगे पॉल्यूशन से तो फिर ये लोग मर जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा कि ये क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है तो ये पूरा फूड चेन खराब हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है वाटर पोल्यूशन की वजह से। तीसरी चीज़ है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन फिश। देखिए ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज तो नहीं होगा, ये तो आपको मालूम है कि जितना वाटर पोल्यूशन होगा उतना ही ऑक्सीजन लेवल घटेगा, है ना, तो ये नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन इन फिश होगा, मछली में विषाक्त पदार्थों का संचय होगा। और क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना वो उसमें हैवी मेटल्स होते हैं और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसे हम POPs बोलते हैं, और हैवी मेटल्स होते हैं, और ये धीरे धीरे करके जो फिश हैं उनके अंदर ये जमा होगा और फिर उस फिशिंग किया जाएगा उन फिशों का, और वो ह्यूमन कंज्यूम करेंगे और फिर ह्यूमंस को भी ये टॉक्सिसिटी होगी, है ना। तो इसको हम सही मानेंगे, यानी कि इससे भी जो वाटर पोल्यूशन है उसका एक्वेटिक इकोसिस्टम पे इफेक्ट आता है। और ये तीनों इसमें करेक्ट आंसर है कि जैव विविधता में कमी होती है वाटर पोल्यूशन की वजह से, खाद्य श्रृंखला का विघटन होता है और मछली में विषाक्त पदार्थों का संचय होता है। ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो A, B एंड D ओनली होगा इसका, A, B एंड D ओनली। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्शंस कॉन्ट्रीब्यूट टू मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन को कम करने में कौन से कार्य योगदान करते हैं? पहला है ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन। फिर रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स, यानी पुनर्वनीकरण प्रयास। तीसरा है इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का बढ़ता उपयोग। और चौथा है इंप्लीमेंटिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, यानी कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों को लागू करना। तो देखिए कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो आपको क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करेंगे, जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, मिटिगेट के बारे में बात किया गया। तो कम करने में बात करने के लिए जितना आप नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपना डिपेंडेंसी कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। और ये डिपेंडेंसी कम होने से क्लाइमेट चेंज में ज़रूर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखा जाएगा। तो इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रिफॉरेस्टेशन एफर्ट, देखिए वनों की कटाई हो रही है, लेकिन अगर आप नए नए पेड़ लगाओगे तो देखिए 4-5 साल में वो पेड़ बड़े होंगे और वो पेड़ बहुत ऑक्सीजन देने वाले हैं। मैं आप लोग को भी कहता हूँ कि देखिए आप लोग पेड़ लगाइए, कम से कम 1-2 पेड़ हर साल लगाइए। बारिश का मौसम चल रहा है इस टाइम पे, तो पेड़ लगाने का बेस्ट टाइम है। तो रिफॉरेस्टेशन एफर्ट की वजह से ऑक्सीजन का जो ओवरऑल पूरे हमारे इन्वायरमेंट में वैल्यू है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, कम करने में। फॉसिल फ्यूल के यूज़ को इंक्रीज़ करना बिल्कुल गलत है। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का अगर उपयोग बढ़ाएंगे तो एक तो इससे एयर पोल्यूशन होगा, दूसरा कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा रिसोर्स का, और इससे हेल्थ भी खराब होगा, तो ये नहीं होगा। और चौथा है इम्प्लीमेंटिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। इसका एम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है ना, जो भी हमारे घरों से फॉर एग्जांपल किचन से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जो इन इंजन से, कार इंजन से, बाइक से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू जो निकलने वाला है, तो इसको एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू या तो हम पावर जनरेट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं अंडरग्राउंड, या फिर इसको दूसरे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं इस कार्बन कैप्चर करके। ये एक टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके और उसको दूसरे यूज़ में ले लेते हैं। तो ये करके हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट है अपने इन्वायरमेंट में उसको कम कर सकते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी एक पॉजिटिव चेंज होगा, इससे भी हमारे जलवायु परिवर्तन को कम करने में हमें मदद मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, B एंड
डी ओनली। तो देखा आपने कि कितने अच्छे और कितने बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आपके लिए लाया था, और ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएँ अपने यूजीसी नेट पेपर 1 में। और यूनिट 9 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए, और हमारा ये एफर्ट कैसा लग रहा है ज़रूर हमें बताइए। हमारे एडमिशन्स ओपन है दिसंबर बैच के लिए, 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, और जो हमारा अगस्त सितंबर वाला एडमिशन है वो क्लोज हो चुका है। तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा एफर्ट कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।